हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अध्याय नंबर 5 ट्वेल्थ राजस्थान बोर्ड। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? पादप रोड विज्ञान, परिभाषा एवं शब्दावली। ये पूरा हमारा चैप्टर है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए, इसमें परिभाषा स्टार्ट करने से पहले ये जो परिभाषा है पादप रोड विज्ञान की, क्या परिभाषा है एक बार हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ बेसिक जानकारी है। पादप रोड विज्ञान कृषि विज्ञान या वनस्पति या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादप रोगों को एक कारणों कि आखिर जो पौधों में जो रोग हुआ है उसका कारण क्या है, हेतुटीरी यानी कि उसका रोग जनक क्या है, क्या नाम है उस रोग जनक का, रोगों से हुई हानि और उनके नियंत्रण के उपाय का अध्ययन जो है किया जाता है। यानी कि कोई भी फसल है, किसी भी फसल में पौधों में यदि कोई रोग लगा है, क्या लगा है? रोग लगा है, तो इस रोग किसके कारण लगा है? तो रोग किसी रोग जनक के कारण लगा होता है। इस रोग जनक की संपूर्ण जानकारी, रोग की पूरी जानकारी, इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण, किस प्रकार से लक्षण होते हैं, प्रकट होते हैं, उनका नियंत्रण, उनसे होने वाली कितनी हानि है, क्या क्या हानि होती है, इन सभी का जो है अध्ययन जो कहलाता है वो पादप रोग विज्ञान, यानी कि इंग्लिश में इसे हम कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी। क्या कहते हैं लाडलो? प्लांट पैथोलॉजी में किया जाता है। तो आपको याद रखना है प्लांट पैथोलॉजी थी। अगर आपसे कोई पूछे पादप रोग विज्ञान की, आपके 12th में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? 1 मार्क्स में। कैसे पूछा जाएगा कि पादप रोग विज्ञान की परिभाषा लिखो, तब आपको ये परिभाषा लिखनी है, समझ में आ रही? यानी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जो जिसके अंतर्गत पादप रोगों के कारणों, किसके जब पादप रोग विज्ञान है तो किसकी हम बात करेंगे? पादप रोगों की बात करेंगे, उनके रोग जनक की बात करेंगे। कैसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं ये परिभाषा लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पादप रोगों के जो हैं रोग जनक, पादप रोगों के द्वारा होने वाली हानि, रोग जनक के बारे में पूरा अध्ययन, ये सब का जो अध्ययन है वो हम किस में करते हैं? पादप रोग विज्ञान में करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब आपकी जो परिभाषा है इससे पहले कुछ बुक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे के रखी हुई हैं। इंपॉर्टेंट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 8 मार्क्स में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि आपके 12th में आपको पता हो तो राजस्थान बोर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव आते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, खाली स्थान भरो ये भी आता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सन 1845 की बात है। कब की बात है भाई? सन 1845। आखिर सन 1845 में क्या हुआ? एक आयरलैंड देश है, आयरलैंड देश में आलू बोए जाते हैं, सबसे ज़्यादा आलू वहाँ पर। जो देश के जो लोग हैं जो खाद्यान्न पर जो निर्भर करते हैं वो आलू पर। तो 1845 में एक रोड है जिसका नाम होता है आलू का पछेती अन्नमारी रोड। कौन सा रोड है? आलू का पछेती अन्नमारी रोड है। ये रोड होने की वजह से वहाँ पर जो आलू है, आलू की जो पूरी की पूरी फसल है वो नष्ट हो रही थी। इवन ये स्थिति आ रही थी कि वहाँ पर भूख के कारण कम से कम ने जो है 12.5 लाख लोगों की जो है मृत्यु हो रही थी। किसके कारण? भूखमरी के कारण। क्यों? क्योंकि जो आयरलैंड देश है वहाँ पर जो मुख्य भोजन क्या था? आलू था, इसलिए। तो हम ये कह सकते हैं सन 1800, आप साथ के साथ लिखेंगे, सन 1845 में आयरलैंड में ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। आयरलैंड में आलू का पछेती अन्नमारी रोड, आलू का पछेती अन्नमारी रोड की वजह से आलू की फसल नष्ट होने से की वजह से आलू की फसल, ये वजह है ना, आलू की फसल नष्ट हो रही थी। ये याद रखें, आलू का पछेती अन्नमारी रोड, इसके कारण जो है 1845 में आयरलैंड में जो आलू की जो पूरी फसल है वो नष्ट हो रही थी, जिसके कारण जो है भुखमरी से
लटवट जो है 12.5 जो है भुटमरी से 12.5 लाख लोग मारे गए थे। इसलिए जो आयरलैंड में जब ये हुआ और इसकी वजह से इसे आयरलैंड का अकाल कहा जाता है। अकाल कहा जाता है, यानी कि आयरिश फेमाइन। अब क्वेश्चन ये बनता है, आयरिश फेमाइन कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, देखो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आयरलैंड का अकाल या आयरिश फेमाइन, आयरलैंड का अकाल कब आया था? 1835 में जो है 1845 में जो है आया था। किसकी वजह से आया था? किस फसल की वजह से आया था? तो आलू की वजह से। आलू में क्या लग गया था? पछेती अन्नमारी रोग, यानी कि इंग्लिश में यदि कहें तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या लग गया था? लेट ब्लाइट ऑफ, बीमारी लग गई थी। किसमें लग गई थी? पोटैटो में जो है लेट ब्लाइट जो है, याद रखें, पछेती अन्नमारी। अच्छा, लेट ब्लाइट पोटैटो का जो है रोग कारक क्या है? कई बार आपके में है सिलेबस में, जैसे यहाँ पर नहीं देते रखा, फिर भी मैं बता देता हूँ। आलू का पछेती अन्नमारी रोग, इसका रोग कारक, अगर आपसे कोई पूछे कि रोग कारक क्या है या रोग जनक क्या है, इसका पैथोजन क्या होता है? पैथोजन होता है, एक कवक होता है, कवक। उस कवक का क्या नाम होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इसका जो नाम है वो क्या होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस होता है। इस रोग जनक की वजह से आलू में पछेती अन्नमारी लेट ब्लाइट ऑफ जो है रोग लगता है। और इस लेट ब्लाइट रोग की वजह से 1845 में जो है क्या हुआ था? अकाल पड़ गया था। किसमें भाई? आयरलैंड में। और इसी वजह से, इसी रोग की वजह से पादप रोग विज्ञान का जन्म जो है हुआ माना जाता है। यानी कि इस रोग की वजह से ही इस पादप रोग विज्ञान का जो है जन्म हुआ माना जाता है। ये भी आपको याद रखें, है ना। इसी किस रोग की वजह से? इसी रोग, ये जो आलू का पछेती अन्नमारी रोग है, इसकी बात हो रही। इसी रोग की वजह से, इसी रोग की वजह से पादप रोग विज्ञान, इसी रोग की वजह से पादप रोग विज्ञान का जन्म हुआ माना जाता है। तो क्लियर है यहाँ तक? तो याद रखें, इस रोग की वजह से पादप रोग विज्ञान का जो जन्म है वो माना हुआ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको जो है वीडियो पॉज करें और इसको लिखें आप, है ना। लिखें भाई ये, क्योंकि ये आपके में डायरेक्ट जो है ना। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। हालांकि जब मैं चैप्टर के बाद आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? कोर्स परचेज करना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एग्री पावर जयपुर। जिस विद्यार्थी को कोर्स परचेज करना है, एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अब देखिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो आपके इसमें है फ्रांस की बात है। किसकी बात है भाई? फ्रांस की बात है। फ्रांस में एक रोड लगा था जिसका नाम होता है अंगूर में एक रोड लगा था, मृदु रोमिल आस्था रोड। इस मृदु रोमिल आस्था रोड को बचाने के लिए क्या हुआ था, देखो मैं बताता। फ्रांस है, एक देश है फ्रांस, और फ्रांस में एक अंगूर की जो फसल है, अंगूर जो फल है, अंगूर के मृदु रोमिल आस्था रोड ये लगा साहब अंगूर में, फ्रांस में अंगूर में जो है मृदु रोमिल आस्था रोग, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाउनी मिल्ड्यू डिजीज। मृदु रोमिल आस्था मतलब डाउनी मिल्ड्यू।
ये रोड किस में लगा? अंगूर में लगा। कहाँ पर लगा? फ्रांस में लगा। और इस अंगूर में ये रोड के लगने की वजह से, इस रोड के लगने की वजह से अब अंगूर की फसल को बचाने हेतु, है ना, जब ये रोड लगा तो अंगूर की फसल को अंगूर की फसल को बचाने हेतु एक साइंटिस्ट हुए थे, प्रोफेसर PMA मिलार्डेट ने एक बोर्डो मिक्सचर जो है खोज की थी। किसको बचाने के लिए? अंगूर की फसल को। अंगूर की जो ये अंगूर में जो संक्रमण हुआ था, किसका हुआ था भाई? कौन सा रोग लगा था? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ जो है डाउनी मिल्ड्यू या मृदु रोमिल आस्था रोग किस में लगा? अंगूर में लगा। कहाँ लगा? फ्रांस में लगा। इस रोग की फसल को बचाने हेतु 1885 में, कब की बात है भाई? 1885 में प्रोफेसर PMA मिलार्डेट ने बॉर्डेट्स मिश्रण की खोज की। बॉर्डेट मिश्रण की खोज की। अब यहां से क्वेश्चन देखो, है ना, क्वेश्चन क्या बनता है कि बॉर्डेट्स मिश्रण की खोज किसने की? PMA मिलार्डेट ने की। कब की? 1885 में की। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रोफेसर PMA मिलार्डेट ने बोर्डो मिक्सचर को खोजा था, किस रोग के लिए खोजा था? कौन सा डिजीज थी, कौन सा रोग था जिसके लिए इस रोग को खोजा था? तो ये खोजा था अंगूर के मृदु रोमिल आस्था रोग के लिए। कब खोजा था? 1885 में। अच्छा, इस बोर्डो मिश्रण की यदि बात करें, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन यदि आ जाए आपके 12th में कि बोर्डो मिश्रण में क्या क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि बोर्डो मिश्रण में क्या क्या होता है, किससे इसको बनाया जाता है, तो याद रखना बोर्डो मिश्रण में क्या होता है? नीला थोथा प्लस चूना प्लस पानी, इन तीन चीज़ों से मिलकर जो है इसको बनाया जाता है। तीन चीज़ों से मिलकर जो है इसको बनाया जाता है और इनका जो अनुपात लगभग रखा जाता है 50:5:5:5, इस टाइप का जो है अनुपात जो है इसमें रखा जाता है। क्लियर है? लगभग अनुपात ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, तो याद रखें। नीला थोथा जो है जिसे, अच्छा, नीला थोथा को कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो नीला थोथा होता है ये क्या होता है? कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। लाइम, चूना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइम कहते हैं, और लाइम होता है CaO, और वाटर आपका क्या होता है? H2 होता है। इन तीनों के मिश्रण से बॉर्डेट मिश्रण को बनाया गया था PMA मिलार्डेट ने 1885 में, और ये अंगूर में मृदु रोमिल आस्था रोग के नियंत्रण के लिए फ्रांस में यूज किया गया था। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये इसका जो रोग जनक होता है अंगूर में, अंगूर के मृदु रोमिल आस्था रोग का रोग जनक, यदि आपसे पूछा जाए कि इसका रोग जनक क्या होता है, तो इसका होता है प्लाज्मोपरा वाइटिकोला। प्लाज्मोपरा वाइटिकोला। और जो वाइटिकोला एक क्या होता है? कवक होता है ना, तो याद रखना है ये कवक होता है। और बाइटाटा बॉर्डेट मिश्रण को कवकनाशी के रूप में और जीवाणुनाशक के रूप में भी यूज किया जाता है। क्लियर है? तो ये एक बात हो रही जो आपकी 12th की बुक में देके रखा हुआ है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है, तो आप इसको भी नोट डाउन कीजिए लाडलो। फिर हम और देखेंगे, और थोड़ा सा और जो है आपके देके रखा हुआ उसकी और बात करेंगे। आपने लिख लिया होगा, उम्मीद है। चलिए भाई, अब सन वीडियो पॉज करके लिख लिया डरो, है ना। सन 1900, अब बात करते हैं हम सन 1943 की, कि आखिर ऐसा सन 1943 में क्या हुआ था। सन 1943 में हमारे भारत की बात करें तो भारत के बंगाल की बात करें,
भारत में बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल राज्य की बात करें, वहाँ पर 1843 में चावल में, क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा चावल होता है, आश्रित भी उसी पर रहते हैं, तो एक चावल में एक रोड हो गया था जो है भूरी पत्ती दब्बा रोड। उस भूरी पत्ती दब्बा रोड के कारण चावल की पूरी फसलें बहुत ज़्यादा अत्यधिक हानि हुई थी, और इसीलिए उस हानि की वजह से हमने एक नाम दे दिया कि इसे बंगाल का अकाल कहा जाता है। तो है ना, तो याद रखें 1943 में क्या आया था, बंगाल का अकाल। बंगाल का अकाल। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बंगाल फेमाइन, बंगाल फेमाइन जो है कब आया था, ये आपको ध्यान रखना है कब आया था भाई, ये आया था 1943 में। इसका कारण क्या था, कारण क्या था, इस बंगाल फेमाइन का कारण क्या था, धान में लगने वाला भूरी पत्ती धब्बा रोग, भूरी पत्ती धब्बा रोग, है ना, यानी कि ब्राउन लीफ स्पॉट, ब्राउन लीफ स्पॉट, है ना, किसमें भाई, धान में लगने वाला भूरी पत्ती धब्बा रोग। इस धान में लगने वाले भूरी पत्ती धब्बा रोग की वजह से ही पूरा धान जो है बंगाल में बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। इवन 20 लाख लोग उस टाइम भूख से मारे गए थे, क्योंकि चावल बिल्कुल बचा नहीं था, ऐसा कहा जाता है हिस्ट्री में। इसलिए याद रखें बंगाल फेमाइन जो कब आया था, 1943 में आया था। और इस भूरी पत्ती धब्बा रोग का यदि आपसे कोई पूछ ले कि इसका रोग कारक क्या होता है, रोग जनक, कि भाई रोग जनक क्या होता है, तो ये होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, है ना। इसका यदि आपसे कोई पूछ ले कि इसका रोग जनक क्या होता है लाडलो, तो इसका रोग जनक होता है स्पोरियम ओराइजी। क्लियर है यहाँ तक, तो ये इसका जो है रोग जनक होता है। क्लियर है, और देखिए और क्या देते रखा है आपके इसमें, 1944 में वॉट्समैन का भी देके रखा हुआ है। कब की बात है भाई, 1944 में। 1944 में क्या हुआ था, जो वॉट्समैन है ना, कौन है भाई, वॉट्समैन, आपके में लिखा हुआ है वाइट आधा, वैट्समैन जो है, इन्होंने एक एंटीबायोटिक की खोज की थी। एंटीबायोटिक को जो है खोजा था, ये आपको याद रखना है ना। और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज की। इन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की जो है खोज की, जो पादप जीवाणु रोगों के नियंत्रण हेतु बहुत ही लाभदायक रही, रोगों के नियंत्रण हेतु बहुत ही लाभप्रद रही। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि भाई स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज किसके लिए किया जाता है, तो जीवाणु के द्वारा। ऐसा कोई रोग जो जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है, उस रोग के नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक में आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन हो सकती है, टेट्रासाइक्लिन हो सकती है, ये सब हो सकती है। जबकि एक याद रखो, जो प्रथम एंटीबायोटिक जो खोजी थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, नोट करके आप लिखेंगे, नोट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, कौन सी खोजी थी, पेनिसिलिन
1928 में खोजी थी। देखो प्रथम एंटीबायोटिक जो है ये किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। जबकि जीवाणु के नियंत्रण के लिए जो पादप रोगों पर जो जीवाणु जो अटैक करते हैं उसको नियंत्रण करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो खोज है वो बैट्समैन साहब ने 1944 में की थी। कब की थी भाई? 1944 में की थी। तो इसको आप लिखिए भाई जल्दी से, 1944 में की थी, लिखें आप। फिर और क्या देते रखा है वो भी हम देखेंगे, लिखिए आप। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब बात है 1966 की। अब डालिए 1966, वो भी आपके में एक देते रखा हुआ है कि 1966 में क्या हुआ था। 1966 में प्रथम सिस्टेमेट फंजीसाइड जो है कार्बोजिन की खोज की थी। क्या किया था? प्रथम सिस्टेमेट, आगे बताऊंगा सिस्टेमेट क्या होता है। सिस्टेमेट कवकनाशी कार्बोक्सिन, क्या है भाई? कार्बोक्सिन। कवकनाशी का क्या नाम है? कार्बोक्सिन की खोज की, खोज की या खोज हुई, सॉरी खोज हुई। यानी कि 1966 में क्या हुआ था? प्रथम सिस्टेमेट फंजीसाइड, सिस्टेमेट फंजीसाइड या सर्बांगी, या सिस्टेमेट को हम कह देते हैं और क्या कह देते हैं? सर्बांगी, सर्बांगी फंजीसाइड कवकनाशी की जो है खोज की थी। और लेकिन खोजकर्ता कौन थे भाई? इसके जो खोजकर्ता है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई प्रथम जो कवकनाशी है, प्रथम सिस्टेमेट कवकनाशी, देखो सिस्टेमेट कवकनाशी को समझिए। सिस्टेमेट कवकनाशी ऐसा कवकनाशी जो पौधे पर जब छिड़का जाता है तो पौधे में ये प्रवेश करके, पौधे पर यदि इसको कवकनाशी को आपने छिड़का तो पौधे में ये प्रवेश करेगा और प्रवेश करके पौधे के पूरे भाग में जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, पौधे के जाइलम और एवं फ्लोएम के द्वारा पूरे भाग में ये फैल जाते हैं। कौन? सिस्टेमेट कवकनाशी। सिस्टेमेट कवकनाशी मतलब कहीं भी आपने छिड़का तो ये पौधे के अंदर जाते हैं, पूरे जड़ तना पत्ती हर जगह फैल जाते हैं और उस पौधे को जो है मार देते हैं। क्लियर है? तो ऐसा प्रथम सिस्टेमेट कवकनाशी कौन है? कार्बोजिन। और कार्बोजिन का जो है व्यावसायिक नाम क्या होता है? यदि आप मार्केट में लेने जाओगे तो क्या नाम से मिलेगा? वीटाबेट्स। तो व्यावसायिक नाम होता है वीटाबेट्स। इस वीटाबेट्स इसके 1966 में खोजकर्ता कौन थे? सिमेलिन एंड कुल्टा। खोजकर्ता कौन है? सिमेलिन एवं कुल्टा, है ना? ये इसके खोजकर्ता हैं। 1966 की बात है। कब की बात है? 1966 की। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये बात हो गई। अब कुछ और देख लेते हैं। जब हम इतनी देर से ये पढ़ रहे हैं तो हम एक और चीज पढ़ लेते हैं। पादप रोग विज्ञान के पितामह। इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं तो हम ये भी पढ़ लेते हैं पादप रोग विज्ञान के पितामह। तो देखो पादप रोग विज्ञान के पितामह यदि बात करें तो पितामह जो है पादप रोग विज्ञान, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो है ये हैं जूलियस कुन। पूरे विश्व की बात हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है या ऑल ओवर की बात हो रही है तो जूलियस कुन है। जबकि भारत में यदि बात करें, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक, यदि आपसे पूछे कि भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन हैं तो ये हैं आपके ईजे बटलर। कौन है भाई? ईजे बटलर। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको आप लिखिए कि भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है। ये आपसे 8 लाइन के क्वेश्चन बनते हैं भाई, 8 लाइन के आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भारत में जो है ईजे बटलर हैं, ये 8 लाइन के आपके क्वेश्चन जो हैं आपसे बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए लिखिए इसको, वीडियो पॉज करके आप लिखें फिर आगे बढ़ेंगे। वीडियो पॉज करें और लिखें, है ना? अब देखिए ये हमने पढ़ लिया था, परिभाषा हमने पढ़ ली थी। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पढ़ लेते हैं
कि जो आपको पता है पादप रोग विज्ञान, यही तो हम पढ़ रहे हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लांट पैथोलॉजी, या एक और नाम देते हैं फाइटोपैथोलॉजी। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि पादप रोग विज्ञान, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि ये शब्द किस भाषा का है। क्वेश्चन ये आता है ये शब्द जो है किस भाषा का है, तो ग्रीक भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द है। आपसे वन लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा कि प्लांट पैथोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो प्लांट पैथोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा का शब्द जो है, और कितने शब्द हैं भाई, 3 शब्द, 3 शब्दों से मिलकर बना है। यानी कि किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है, 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्द क्या क्या हैं, सबसे पहला है फाइटोन शब्द, फाइटोन शब्द। और इस फाइटोन शब्द का जो है मतलब क्या होता है, पादप। इसका मतलब क्या होता है, पादप होता है। फाइटोन शब्द जिसका मतलब क्या होता है, पादप होता है। दूसरा होता है पैथोज, पैथोज शब्द। पैथोज शब्द का मतलब होता है एलिमेंट या रोड। पैथोज का मतलब होता है रोड, रोड है ना। फिर उसके बाद जो है लोडोस है ना, तीसरा शब्द होता है लोडोस, है ना। लोडोस शब्द होता है, इसका मतलब होता है अध्ययन। लोडस का या लोडस कह दो या लोडोस कह दो, इसका मतलब होता है अध्ययन, यानी कि टू स्टडी, अध्ययन, अध्ययन कह दो। या इसे हम कह दो भाई, सीधी सी बात है, इसे कह दो प्लांट, इसे कह दो एलिमेंट, इसे कह दो टू स्टडी, अध्ययन। ये ध्यान रखें, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसको भी नोट डाउन कीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। फिर हम देखते हैं कुछ शब्दावली, है ना। यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया। फिर हमने परिभाषा है, परिभाषा के बारे में मैं बता चुका हूँ। फिर हम पढ़ेंगे शब्दावली। इससे संबंधित आपके में बाइट आधा देते रखा हुआ है शब्दावली को। तब पानी का ब्रेक लेता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं। शब्दावली, शब्दावली में यदि बात करें तो सबसे पहली शब्दावली आती है रोड कि आखिर रोड की परिभाषा आपसे पूछा जाएगा। आपसे 1 नंबर में कोई सी भी शब्दावली आ सकती है भाई, कोई सी भी शब्दावली आपसे 1 नंबर में आ सकती है। रोड क्या है, रोड क्या है, रोड एक हानिकारक प्रक्रिया है जो निरंतर उत्तेजना के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ पीड़ा उत्पन्न करने वाले लक्षण प्रकट होते हैं। या इसको सामान्य भाषा में यदि कहें कि रोग क्या है, पौधों में किसी प्रकार का विक्षोभ, यानी कि पौधों में किसी प्रकार का विक्षोभ जो होना, जो इसकी जो सामान्य संरचना है, जो इसकी पौधे की जो क्रिया है, उसको प्रभावित करे। रोग क्या है, यदि आपके जैसे आपके जुकाम लग गया, आप जो है आपके बुखार आ गया, तो बुखार क्या है, रोग है। इस बुखार से क्या हो रहा है, क्या प्रक्रिया हो रही है, आपके शरीर में थकावट आ रही है, आपका शरीर गर्म हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, बेचैनी हो रही है, समझ लो। तो ऐसे ही है, रोग क्या है, इसको आपके भाषा में भी लिख सकते हो, आपकी भाषा शैली में भी इसको बना के लिख सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन करें। रोग पौधे में किसी प्रकार का विक्षोभ जो सामान्य संरचना क्रिया अर्थात आर्थिक मूल्य पर व्यवधान उत्पन्न करता है, वो रोग है। इसको कैसे भी बना के लिखो, लेकिन आपको लिखना है भाषा शैली को।
फिर उसके बाद आ जाइए, रोग जनक क्या है, पैथोजन क्या है। रोग उत्पन्न करने वाला जो कारक होता है वो पैथोजन होता है। उदाहरण के लिए ज़ैंथोमोनास जीवाणु। रोग जनक क्या है, जो रोग पैदा कर रहा है वो रोग जनक है। वो कवक हो सकता है, वो जीवाणु हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, वो माइकोप्लाज्मा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कोई सूक्ष्म तत्व की कमी हो। तो जो रोग है, रोग जनक क्या है, जो रोग उत्पन्न कर रहा है, जो रोग उत्पन्न करता है, कवक रोग है। जैसे कि ज़ैंथोमोनास जीवाणु, ज़ैंथोमोनास बाइटाटा, ज़ैंथोमोनास जीवाणु के कारण जो है कवक में कैंकर रोग होता है। समझ रहे हो, तो ये याद रखें। फिर उसके बाद आता है परजीवी। परजीवी की परिभाषा, परजीवी क्या होता है, परजीवी यानी कि ऐसा, ये परजीवी होता है जो दूसरे पर आश्रित रहता है। किस पर, दूसरे पर आश्रित। जो दूसरे पर आश्रित रहता है वो परजीवी होता है। जो दूसरे से भोजन लेगा, दूसरे से, जैसे आपको पता है परजीवी, जैसे जूं, कई बार देखा आपके बॉडी में जूं लग जाते हैं, वो भी तो परजीवी है। आश्रित रहेगा, आपका खून चूसेगा, समझ रहे हो। तो वह जीव जो दूसरे जीव पर रहकर पोषण प्राप्त करता हुआ वृद्धि और गुणन करता है उसे परजीवी कहते हैं। यानी कि वो पोषण भी लेगा, जहां पर जिस पर आश्रित रहेगा वो पोषण भी लेगा, वो वहां पर अपना जीवन चक्र भी चलाएगा, वहां पर वो वृद्धि भी करेगा, अपने जैसे स्वयं के जैसे और पैदा करेगा, है ना। तो परजीवी क्या है, वह जीव जो दूसरे जीव पर रहकर पोषण प्राप्त करता है, वृद्धि करता है और गुणन करता है। गुणन का मतलब है अपने आप को बढ़ाता है और बच्चे पैदा करता है, यानी कि उसके जैसे और पैदा करता है, वो आपका गुणन या मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको आप लिखिए वीडियो पॉज करके, रोग जनक और परजीवी की परिभाषा। यहाँ से आपके 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें। फिर उसके बाद आइए मृतजीवी। मृतजीवी क्या होते हैं, सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट क्या होते हैं, ऐसे जीव जो अपना पोषण मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे कि म्यूटर कवक, ये रे म्यूटर, ये म्यूटर कवक जो हैं वो जो मर जाते हैं, उन मरे हुए कार्बनिक पदार्थों से ये पोषण प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, ऐसा जीव जो अपना पोषण मृत कार्बनिक पदार्थों से, मृत चाहे वो पौधा हो, चाहे वो किसी जंतु का भाग हो, लेकिन कैसा होना चाहिए, मृत होना चाहिए। और जो मृत पर रहते हैं वो मृत जीवी हैं, जो मृत पर आश्रित रहते हैं वो मृत जीवी हैं। मृत क्या, कार्बनिक पदार्थ, मृत कार्बनिक पदार्थ पर आश्रित रहने वाले मृत जीवी होते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। होस्ट क्या है, परपोषी क्या है, जिस पर कोई भी, जिस पर रोग जनक, जिस पर आश्रित रहता है, जिस पर जाके अटैक करता है। जैसे कि हमारे जूं लगते हैं तो हम कौन हैं, हम होस्ट हैं। जैसे कि रोग लगता है, जैसे कि नींबू का कैंकर रोग लग गया, तो नींबू क्या है, नींबू होस्ट है, परपोषी है, यानी कि परजीवी को आश्रय देने वाला जीव, यानी कि परजीवी को आश्रय देने वाला जीव, परजीवी को आश्रय देने वाला जीव, अर्थात एक जीवित जीव जिस पर परजीवी आक्रमण करता है। जिस पर परजीवी क्या करता है, आक्रमण करता है, यानी कि परजीवी उस पर आश्रित रहता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया ज़ैंथोमोनास। ज़ैंथोमोनास जीवाणु जो कवक में कैंकर रोग पैदा करता है, तो सॉरी नींबू में कैंकर रोग पैदा करता है, तो नींबू कौन हुआ, नींबू हुआ परपोषी होस्ट, और परजीवी कौन हुआ, जो आश्रित है, वो जो है कवक, सॉरी जीवाणु हुआ ज़ैंथोमोनास। क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो इसको भी आप लिखिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हाइपरप्लेसिया, अतिवर्धन क्या है और अतिवृद्धि क्या है, दोनों में अंतर देखो। परपोषी की कोशिकाओं में संख्या में वृद्धि, यानी कि एक कोशिका है, ये सेल है, इस सेल से और सेल बनी, इन और सेल से और सेल बनी,
और सेल बनी, इनसे और सेल बनी, और सेल बनी, और सेल बनी। ये क्या है? परपोसिटी कोष्ठा, यानी कि परपोसिटी कोष्ठा से और कोष्ठाएं बनी। एक कोष्ठा से दो कोष्ठा, दो से चार, चार से आठ, आठ से इस प्रकार से बनी। ये जो बढ़ना, ये जो बढ़ोतरी होता है, संख्या में जो बढ़ोतरी के कारण जो अत्यधिक वृद्धि जो देखने को मिलती है वो क्या रहती है? हाइपरप्लेशिया, है ना। मोटापा कई बार आता है तो इसीलिए आता है, संख्या में वृद्धि हो जाती है ना। और एक और होता है, यहाँ तो क्या हो रही थी? संख्या में वृद्धि हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा था? हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? परपोसिटी कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी, यानी कि जो सेल हैं वो सेल पहले ऐसी थी तो अब ऐसी हो जाएगी। तो प्रत्येक सेल के आकार में वृद्धि, सेल के आकार में वृद्धि। यहां पर संख्या में वृद्धि नहीं हो रही, आकार में। सेल छोटी सी थी, अब वो बड़ी हो रही है। सेल का बड़ा होना, सेल के आकार में बढ़ोतरी होना हाइपरट्रॉफी या अति वृद्धि होती है। और सेल की संख्या में वृद्धि होना, कोशिका की संख्या में बढ़ोतरी होना अति वर्धन या हाइपरप्लेशिया होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये दोनों बात समझ में आई। तो इसको जो है लिखिए, आप नोट डाउन कीजिए। और जिसने कोर्स परचेज नहीं किया है 12th का, वो कोर्स परचेज कीजिए एप्लीकेशन से। लिख लिया भाई यहाँ तक? चलिए आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, एबिटल्पी परजीवी और नेक्रोसिस। एबिटल्पी परजीवी क्या है, इसको समझिए कि ऐसा परजीवी जीव जो केवल अन्य जीवित जीव पर ही वृद्धि व गुणन करता है। एबिटल्पी परजीवी का मतलब है केवल अन्य जीवित जीव पर। इसका मतलब समझिए, ये आपका कोई परजीवी है और ये इसका जिस पर ये आश्रित रहेगा वो क्या है? परपोसी, यानी कि होस्ट। यानी कि ये परजीवी इस पर ही आश्रित रहेगा। यदि ये होस्ट नहीं है, यदि होस्ट नहीं है तो ये मर जाएगा, मरना पसंद करेगा, लेकिन मैं किसी और दूसरे पर आश्रित नहीं रहूंगा। तो ऐसा कौन से जीव होते हैं? एबिटल्पी परजीवी। एबिटल्पी परजीवी का मतलब है जिनके पास कोई भी विकल्प नहीं होता है, केवल एक ही विकल्प होता है। एबिटल्पी मतलब केवल एक ही विकल्प है। आपका क्या विकल्प है? जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक पढ़ना। आपके पास एक ही विकल्प है, पढ़ना। आप कैसे हो? एबिटल्पी हो। तो इसके पास एबिटल्पी परजीवी वो परजीवी होते हैं जिनके पास एक ही विकल्प होता है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। यदि जिस पर वो आश्रित होते हैं वो नहीं रहेगा तो ये परजीवी भी नहीं रहेगा। ये आपको याद रखना है। तो एबिटल्पी परजीवी का उदाहरण है सरसों का रॉली रोड, एल्बुडो कैंडिडा, है ना। एल्बुडो, ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में, एबिटल्पी परजीवी कौन सा है? उदाहरण लिखिए। तो एल्बुडो कैंडिडा जो सरसों में लगता है वो रहता है। ऊतकक्षय नेत्रोसिस, जैसा कि नाम से पता है ना, नाम से ऊतकक्षय क्या होता है? कोशिकाओं या ऊतकों की जो मृत्यु होती है वो ऊतकक्षय होता है। ऊतकों की जो मृत्यु है वो ऊतकक्षय। देखो ये रहा, ऊतकों की जो मृत्यु हो रही है यहाँ पर वो ऊतकक्षय है। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ये एल्बुडो है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको आप नोट डाउन कीजिए भाई, जल्दी से करें आगे नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए, बहुत हैं अभी तो। चलिए अब देखिए, इसको और देख लेते हैं। हाँ, फिर उसके बाद और आगे का क्लास आगे कंटिन्यू, 40 मिनट की क्लास बहुत है। अब देख लेते हैं इसको, हरिमा हिंदा। पौधे के हरे भागों से पर्णहरित नष्ट होने के कारण पीला पड़ना हरिमाहीनता होती है। यानी कि पर्णहरित का मतलब है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का नष्ट हो जाना वो हरिमाहीनता होती है। पौधों के हरे भागों से जो ग्रीन पार्ट होते हैं उससे क्लोरोफिल हट गया, क्लोरोफिल जो है नष्ट हो गया, इसके कारण क्या आएगा? पीलापन आ जाता है, पीला आ जाता है। इसी के कहते हैं हरिमाहीनता, यानी कि हरापन नहीं है, वो हरिमाहीनता होती है। संचरण की बात करते हैं। संचरण, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है कि
जैसे कोई वायरस है, ट्रांसमिशन क्या होता है, ये वायरस है। अब ये वायरस इस पौधे पर लगा हुआ है, एक पौधे पर लगा हुआ है, अब इसको इस पर दूसरे पौधे पर जाना है। तो देखो वायरस के जो हैं पैर वैर तो कुछ रहते नहीं हैं, तो ये वायरस को कोई ना कोई वेक्टर या कोई ना कोई वाहक लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, वाहक लेके जाएगा। वाहक इस फर्स्ट प्लांट से दूसरे प्लांट पर इसको लेके जाएगा। ये जो हो रहा है, ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जो जा रहा है, इसी को हम कहते हैं संचरण। इसी को हम क्या कहते हैं, संचरण कहते हैं, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि रोगजनक का एक पौधे से दूसरे पौधों में स्थानांतरण होना संचरण कहलाता है। रोगजनक का एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरण होना संचरण कहलाता है। उदाहरण की बात करें, जैसे कि सफ़ेद मक्खी के द्वारा टमाटर के पर्णकुंचन विषाणु का संचरण। किसके द्वारा, सफ़ेद मक्खी के द्वारा टमाटर के पर्णकुंचन विषाणु का संचरण जो है वो इसका उदाहरण। ट्रांसमिशन का मतलब समझ लिए जाना, आवागमन होना। क्लियर है यहाँ तक, तो ये भी आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अभी फिर आपके और भी बच रहा है, और पार्ट जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट जरूर करना, और पढ़ते रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। चलिए, थैंक यू सो मच। कोर्स चाहिए, एप्लीकेशन परचेज करते रहना। थैंक यू सो मच।